हेलो बच्चों, मैं आपका विजय सर। आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसे कि अब तक हम लोग कक्षा 10वीं के अध्याय 1 और अध्याय 2 को संपूर्ण रूप से पूरा कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अध्याय नंबर 3, चैप्टर 3। क्या है भाई चैप्टर 3? तो यह दो चरों वाला रैखिक समीकरण युग्म, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। बहुत ही मजेदार चैप्टर है, बहुत शानदार चैप्टर है। देखिए, अब तक आपने शुरू के जो पहला चैप्टर पढ़ा वह चैप्टर आपका अर्थमेटिक से संबंधित था, अंकगणित से संबंधित था। लेकिन चैप्टर नंबर 2 से जब स्टार्ट हुआ तो वह आपका बीजगणित से संबंधित हो गया, अलजेब्रा से संबंधित हो गया। तो इसी अलजेब्रा का एक अलग भाग हम पढ़ने जा रहे हैं, जो है आपका दो चरों वाला रैखिक समीकरण युग्म। जैसा कि चैप्टर का नाम है, क्या दिया गया है? दो दो मतलब होता है दो चर वाला, मतलब दो चर होंगे किसमें? रैखिक समीकरण। एक ऐसा रैखिक समीकरण होगा जिसमें चरों की संख्या कितनी पाई जाएगी? 2 पाई जाएगी। तो हम थोड़ा सा उसे ऑलरेडी आप चर और अचर के बारे में पहले से ही जानते हैं, तो एक थोड़ा सा छोटा मोटा ओवरव्यू लेते हुए हम आगे बढ़ते हैं और साथ में हम आरंभ करते हैं आज का एक्सरसाइज कि दो चरों वाला रैखिक समीकरण युग्म होता क्या है और इसका हल कैसे हम ज्ञात करते हैं। तो आज का जो हमारा क्लास रहेगा वो पूरा बेसिक क्लास रहेगा, पूरा कंसेप्चुअल क्लास रहेगा, और इसके आधार पर जो अगला हमारा क्लास आएगा उस क्लास में आप एग्जाम्पल और साथ में एक्सरसाइज को करने का क्या करेंगे? प्रयास करेंगे। तो चलिए आराम से एकदम बिंदास होकर बैठ जाइए। फटाफट आप क्या करिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में कि उनको भी ये वीडियो मिल जाए, और साथ में आप क्या करिए? लाइक का बटन दबा दीजिए। तो चले आरंभ करते हैं बिना देरी किए हुए। और सबसे पहले हम बात करते हैं चर की। चर क्या होते हैं? चर जिसे इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल। मेरे ख्याल से आपको अच्छे से पता होगा चर के बारे में। चर किसे कहा जाता है? राशियों का मान, जिन राशियों का मान समय, स्थान व स्थिति के आधार पर परिवर्तित होता है। परिवर्तित मतलब बदल जाता है। परिवर्तित होता है, चर राशियां कहलाती हैं। चर राशियां कहलाती हैं। हमने क्या कहा? वे राशियां जिनका मान समय, स्थान व स्थिति के आधार पर परिवर्तित होता है या बदल जाता है, वे सब के सब राशियां क्या कहलाती हैं? चर राशियां कहलाती हैं। अब चर राशियों को हम प्रदर्शित कैसे करते हैं? तो चर राशियों का निरूपण, चर राशियों का निरूपण अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों जैसे ए से लेकर जेड तक और हिंदी वर्णमाला जैसे क से लेकर अज्ञा द्वारा किया जाता है। क्या इसका मतलब हुआ कि हम चर राशियां कहीं अगर लिखना होगा या चर राशियों को आप कैसे पहचानेंगे? तो चर राशियां आपका अंग्रेजी अक्षर ए से लेकर जेड के बीच में लिखा गया होगा या हिंदी में क से लेकर अज्ञा के द्वारा प्रदर्शित किया गया होगा। तो हम कुछ उदाहरण लें। जैसे हम बात करते हैं, जैसे हम बात कर रहे हैं, क्या आपने देखे होंगे छोटे क्लासों में कि अलग अलग प्रश्नों में अलग अलग मान किस प्रकार से प्राप्त होते हैं? जैसे हमने कहा कहीं x का मान 5 मिल जाता है, कहीं पे x का मान 1/2 प्राप्त होता है, कहीं x का मान 0.5 प्राप्त हो जाता है। उसी प्रकार से कहीं y का मान 7 प्राप्त होता है, तो कहीं y का मान -3 प्राप्त हो जाता है, तो कहीं y का मान क्या हो जाता है? √3/2 प्राप्त होता है, इत्यादि। क्या आपको दिखाई दे रहा है इसमें? तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे x तो एक ही है, लेकिन इसका मान बार बार क्या हो रहा है? बदल रहा है। यहीं पे y भी एक ही है,
लेकिन y का मान भी क्या हो रहा है, बार बार बदल रहा है, इसलिए x और y कैसी राशियां हैं, चर राशियां हैं। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। बहुत शानदार है, बहुत कंसेप्चुअल है। तो चर राशियां वे राशियां होती हैं जिनका मान समय के अनुसार क्या होता रहता है, बदलता रहता है। अब दूसरी हम बात करते हैं अचर राशियों के बारे में। अचर राशियां, अचर राशियों को हम अनवेरिएबल या कांस्टेंट कहते हैं। अनवेरिएबल या कांस्टेंट कहते हैं। अब ये क्या होता है भाई, तो कहते हैं कि वे राशियां जिनका मान समय, स्थान व स्थिति के आधार पर न बदले, अचर राशियां कहलाती हैं। अचर राशियां कहलाती हैं मतलब वो सभी राशियां जिनका मान स्थिति, समय और स्थान के आधार पर न बदले, वो क्या कहलाती है, हमारी अचर राशियां कहलाती है। उदाहरण क्या ले सकते हैं इसका, जैसे जैसे में सभी वास्तविक संख्या, कौन सी संख्या भाई, सभी वास्तविक संख्या। अब जितने भी वास्तविक संख्या होती हैं सब के सब क्या होती हैं, एक प्रकार की अचर होती हैं। और वास्तविक संख्या क्या होता है भाई, तो वास्तविक संख्या परमेय तथा अपरमेय संख्याओं का क्या होता है, समूह होता है। तो आपने बेकायदे में पढ़ा है। तो वास्तविक संख्या में हमारा क्या क्या आएगा, सारे प्राकृत आएंगे, उसमें धनात्मक प्राकृत भी होंगे, ऋणात्मक प्राकृत भी होंगे, पूर्ण भी होगा, पूर्णांक भी होगा, परमेय भी होगा और क्या होगा, अपरमेय भी होगा। तो कुछ उदाहरण के रूप में अगर हम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं, जैसे 5 - 3 0 2/5 √3 √5 + 1 -11/7 3/2 √7 - 1/2 इत्यादि। ये जो कुछ भी यहाँ हमारा दिखाई दे रहा है ये सब के सब कैसी राशियां हैं, अचर राशियां। मेरे ख्याल से आप चर और अचर के बारे में समझ गए होंगे। चर वे राशियां होती हैं जिनका मान समय के अनुसार बदलता रहता है, और अचर वे राशियां होता है जिनका मान समय के अनुसार बदलता नहीं है। इसका मतलब है कि अब आगे जो हमें प्राप्त होगा उसमें एक्स वाई जेड ए बी सी डी के रूप में जो दिया गया होगा वो सब चर होंगे, और जो अंकों के रूप में दिया गया होगा वो सब के सब क्या होंगे, आपकी अचर। क्लियर है? तो समझ में आया, मजा आ रहा होगा। अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो तो फटाफट लाइक करिए और साथ में अपने दोस्तों का क्या करिए, शेयर करिए। जो नए बच्चे हों जरूर इस चैनल से जुड़ जाएं। हम लोग एकदम अब तत्पर हो चुके हैं कि आपके बोर्ड का एग्जाम की तैयारी समय से पहले कराई जाए। समय से पहले कोर्स खत्म होगा तो उधर आगे चल के मॉडल पेपर की भी क्या करेंगे, हम तैयारी कराएंगे। तो चलिए फिलहाल इसे आप नोट करिए। अब फिर चर अचर के बाद से हम बात करते हैं कि रैखिक युग्म से संबंधित, मतलब एक समीकरण से संबंधित बात करेंगे। जिस समीकरण में सबसे पहले लेंगे कि रैखिक समीकरण किसे कहते हैं, फिर हम बात करेंगे दो चरों वाला रैखिक समीकरण किसे कहा जाता है। तो फिलहाल आप इसको समझिए, फिर हम आगे बात करेंगे। तो चर और अचर समझने के बाद अब हम बात करते हैं रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण जिसे हम लीनियर इक्वेशन के नाम से जानते हैं। रैखिक समीकरण कक्षा 9 में आपको सर्वप्रथम रैखिक समीकरणों के बारे में बात किया गया होगा, और वहां पे दो चर वाला रैखिक समीकरण के बारे में बात किया गया। उसके पहले कक्षा 8 में केवल रैखिक समीकरण के बारे में बात किया गया होगा। चलिए यहाँ पे हम बात करते हैं रैखिक समीकरण क्या होता है। और रैखिक समीकरण में जो यहाँ चर लिया जाएगा उसकी संख्या कितनी होगी, एक होगी। तो एक चर वाला रैखिक समीकरण एक्चुअल में ए है। तो आप कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे कि वे समीकरण
वे समीकरण जिसमें प्रयुक्त चरों का अधिकतम घात एक हो, रैखिक समीकरण कहलाता है। रैखिक समीकरण कहलाता है। ठीक है सर। वे समीकरण जिसमें प्रयुक्त चरों का अधिकतम घात कितना हो, एक हो, रैखिक समीकरण कहलाता है। या एक दूसरा समीकरण, सॉरी, एक दूसरा इसका परिभाषा लिखे, क्या है कि यदि किसी समीकरण को ए एक्स प्लस बी इजकल टू 0 के रूप में लिखा जा सके, जहां ए और बी वास्तविक संख्या तथा ए नॉट इक्वल 0 हो, तो प्राप्त समीकरण रैखिक समीकरण कहलाता है। रैखिक समीकरण कहलाता है। रैखिक समीकरण कहलाता है। क्लियर है। अब यहाँ पे हमने दो प्रकार की परिभाषा दी। एक प्रकार के वे समीकरण जिसमें प्रयुक्त चरों का अधिकतम घात कितना हो, एक हो। तो यहाँ पे चरों के बजाय हम चर कर देते हैं, क्योंकि इसमें अब एक चर वाला पड़ा था, एक ही चर होगा। तो वे समीकरण जिसमें प्रयुक्त चर का अधिकतम घात एक हो, रैखिक समीकरण कहलाता है। या यदि किसी समीकरण को ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0 के रूप में लिखा जा सके, जहां ए और बी वास्तविक संख्या तथा ए नॉट इक्वल टू 0 हो, तो प्राप्त समीकरण क्या कहलाएगा, रैखिक समीकरण कहलाता है। एग्जाम्पल लेते हैं, थोड़ा उदाहरण इसका। जैसे हमने लिखा 5x प्लस 3 इजकल टू 0। 5x प्लस 3 इजकल टू 0। इसमें देखिए x कितना है, एक ही बार आया है, और इसका अधिकतम घात कितना भी है, एक है। इसलिए यह जो हमारा समीकरण है वो क्या कहलाएगा, रैखिक समीकरण कहलाएगा। उसी प्रकार से 3x इजकल टू 7 या 9y माइनस 5 इजकल टू 8 या 3x माइनस 5 इजकल टू 2x इत्यादि, ये सब के सब हमारे क्या कहलाएंगे, रैखिक समीकरण कहलाएंगे। अब बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, सर x तो दो बार आ गया। अरे x दो बार आया तो इसको हल कर लीजिए सर। 2x को इधर लेके आओ, तो 2x को लेके आओ तो 3x माइनस 2x माइनस 5 इजकल टू 0 हो जाएगा। और उस कंडीशन में 3x में से 2 जाएगा, बचेगा कितना, x केवल बचेगा, तो x माइनस 5 इजकल टू 0। तो लीजिए आपका रैखिक हो गया। कहानी समझ में आ रही है। तो ये हो गया आपका रैखिक समीकरण। अब थोड़ा देखते हैं रैखिक समीकरण का व्यापक रूप। रैखिक समीकरण का व्यापक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म इसका देखा जाए क्या होता है। तो किसी भी रैखिक समीकरण का, किसी भी रैखिक समीकरण का व्यापक रूप ए एक्स प्लस बी इजकल टू 0 के रूप का होता है। रूप का होता है मतलब किसी भी प्रकार का अगर हम रैखिक समीकरण लेंगे तो उसका व्यापक रूप कैसा होगा, ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0 के रूप का होगा, जहां ए और बी वास्तविक संख्या है
वास्तविक संख्या है और a नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, साथ ही साथ अगर हम बात करें तो a x का गुणांक कहलाता है। इस x के आगे ये लगा इसलिए x का गुणांक हो जाता है। और b हमारा जो होता है वो अचर पद कहलाता है। कैसा पद कहलाता है? अचर पद कहलाता है। अब प्रश्न उठता है कि अगर मान लीजिए कि a का मान 0 हो जाए तो क्या होगा? जैसे यहाँ पे देखते हैं, यदि a इक्वल टू 0 हो तो a इक्वल टू 0 होगा तो a का मान हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में रखते हैं तो क्या होगा? 0 इंटू एक्स प्लस बी इक्वल टू 0। 0 का x में गुणा होगा, क्या हो जाएगा? 0। तो 0 प्लस बी इक्वल टू 0, तो यह कितना हो गया? b इक्वल टू 0। क्या इसमें कहीं पे भी कोई चर दिखाई दे रहा है? कोई भी चर दिख रहा है? बिल्कुल नहीं दिख रहा है। अगर चर नहीं दिख रहा है तो यह हमारा, अगर यह जो समीकरण प्राप्त हुआ यह एक प्रकार का अचरों का समीकरण हो गया, और अचर का कोई अपना समीकरण नहीं होता। इसलिए अगर a का मान 0 रख देंगे तो यह किसी भी कीमत पे आपका रैखिक समीकरण नहीं रहेगा। क्लियर है सर? इसलिए हम a इक्वल टू 0 नहीं ले सकते, यह गलत है। बात समझ में? तो a तो हो गया आपका रैखिक समीकरण, और ये हो गया रैखिक समीकरण का व्यापक रूप। अब हम रैखिक समीकरणों का हल ज्ञात करना चाहेंगे कि किस प्रकार से इसका हल ज्ञात किया जाएगा। चलिए थोड़ा समय लेकर इसे नोट करें और फिर हम इसके हल की तरफ बढ़ते हैं। तो रैखिक समीकरण क्या है और रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या है, ये समझने के बाद अब हम रैखिक समीकरण का हल ज्ञात करना चाह रहे हैं। कैसे ज्ञात कर सकते हैं? तो चलिए एक काम करते हैं, हम एक कोई भी उदाहरण लेते हैं। जैसे हमने माना 2x प्लस 5 इक्वल टू 3। ये हमने मान लिया कि माना 2x प्लस 5 इक्वल टू 3। अब इसका हल क्या होगा? तो इसका हल, चूंकि यह समीकरण है, तो हम कहते हैं कि x का वह मान, ध्यान से सुनिएगा, x का वह मान जो दिए गए समीकरण में रखने से यदि इनके दोनों पक्ष आपस में क्या हो जाए? बराबर हो जाए, तो वही x का मान इस दिए गए समीकरण का क्या कहलाता है? हल कहलाता है। तो अब x का मान आपको निकालना कक्षा 9 में खूब ठीक से सिखाया गया होगा। वहां आप सोच के क्या करिए, रखते हैं और फिर इसको रखते हैं। अब हम लोग सोचेंगे नहीं, हम डायरेक्ट उठा के रखते हैं। तो कैसे निकालेंगे सर? हम x का मान ज्ञात करना चाह रहे हैं, तो x का मान के लिए यहाँ पे अगर आप गौर से देखोगे तो एक तो पद है आपका चर के साथ और दो पद है अचर के साथ। तो यहाँ चर को चर के तरफ और अचर को अचर की तरफ रखिए। तो यहाँ आप लिखेंगे 2x प्लस 5 को उधर पक्षांतर करेंगे तो यह हो जाएगा 3 माइनस 5। जाहिर सी बात है, इतना होगा। अब हम क्या करते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। तो 2x इक्वल टू, अब 3 में से 5 तो जाएगा नहीं, लेकिन 5 में से 3 जाएगा, 5 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 2। लेकिन 5 के आगे चिन्ह किसका है? माइनस का, तो यहाँ क्या लग जाएगा? माइनस। ठीक है सर। अब हमें क्या चाहिए? x का मान चाहिए। तो यहाँ x बराबर कितना आएगा? तो x बराबर आ जाएगा आपका -2, और 2 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो किस में आ जाएगा? डिवाइड आएगा ना सर। तो 2 एकम 2 और 2 एकम 2, तो हमारा x का मान कितना आ गया? x का मान निकल के आ गया -1 के बराबर। ठीक। अब यही x का मान जो -1 आया वह इस दिए गए समीकरण का क्या कहलाएगा? हल कहलाएगा। सच में ये इसका हल है? तो थोड़ा जांच करके देख लें। चलिए इसका जांच करते हैं। हम इसका जांच करते हैं और जांच में समझने की कोशिश करते हैं कि क्या यह हल है कि नहीं। जांच, और जांच में जो हमारा समीकरण है आप लोग चुके 2x प्लस 5 इक्वल टू 3। अगर x इक्वल टू -1 इसका हल होगा तो इस समीकरण में x के स्थान पर -1 रखने से लेफ्ट हैंड साइड का मान किसके बराबर आएगा? राइट हैंड साइड के बराबर आएगा। चलिए करके देखते हैं। हम लिखेंगे x इक्वल टू -1 रखने पर क्या आ जाएगा? आपको यहाँ मिलेगा देयरफॉर 2 इंटू -1 प्लस 5 इक्वल टू 3। ठीक है सर। अब देखिए 2 का मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? -2 प्लस 5 इक्वल टू 3। अब 5 में से -2 जाएगा, कितना बचेगा? 3 इक्वल टू 3। देखिए दोनों पक्ष आपस में बराबर आ गए, तो अब क्या कहेंगे? देयरफॉर
लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो क्या कहा होगा इससे? इससे तो यही सत्यापित होता है कि x इज इक्वल टू -1 इस दिए गए समीकरण का क्या कहलाएगा? हल कहलाएगा। तो आप कहेंगे अर्थात x इज इक्वल टू -1 दिए गए रैखिक समीकरण का हल है, क्लियर बच्चा? देखिए कितना शानदार है, कितना मजेदार है। कुछ नहीं करना, केवल x का मान निकालना है। जो x का मान निकल के आएगा वही इस दिए गए रैखिक समीकरण का क्या कहलाएगा? हल कहलाएगा। क्लियर? तो ये तो आपने देखा रैखिक समीकरण का हल। अब हम इतना समझने के बाद हम करते हैं कि रैखिक समीकरण को गुणांकों की तुलना करते हैं। कैसे निकालते हैं? गुणांकों की तुलना कैसे की जाती है? तो आप लिखोगे यहाँ पे रैखिक समीकरण के गुणांकों की तुलना कैसे किया जाएगा? मान लीजिए एक उदाहरण हमने दिया आपको कि 3x इक्वल टू 7, यह एक उदाहरण है। इसकी हमें तुलना करनी है। तो इसकी तुलना करने के लिए सर्वप्रथम एक काम करते हैं कि अगर राइट हैंड साइड में कोई अंक आ रहा है तो हम कोशिश करेंगे कि यह मान क्या हो जाए? 0 हो जाए और सब आ जाए इधर। तो 7 को इधर लेके आओगे तो उधर क्या हो जाएगा? 0। तो इसको लिख पाओगे तुम 3x माइनस 7 इक्वल टू 0, ऐसे लिख पाओगे। क्लियर है? मतलब यह समीकरण हमारा ऐसे बदल गया। अब इसकी तुलना करना, तो किससे तुलना करेंगे? तो रैखिक समीकरण का व्यापक मान जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उससे तुलना करेंगे। तो लिखेंगे कि तुलना ax प्लस b इक्वल टू 0 से करने पर, ax प्लस b इक्वल टू 0 से करने पर अब देखिए क्या मिलेगा? मिल जाएगा देयरफॉर x का बराबर है, x का स्थान पे x है तो a का स्थान पे क्या है? 3। तो a इक्वल टू हमें कितना मिल गया? 3 मिल गया पहला। अब यहाँ पे है b, यहाँ पे क्या है? 7, लेकिन यहाँ पे क्या है? प्लस और यहाँ पे क्या है? माइनस। तो याद रखना कि यहाँ भी प्लस होना चाहिए, जो नहीं है तो नहीं है। तो अगर इसको प्लस माइनस को लिखा जाएगा तो भी मान कितना आएगा? माइनस आएगा। तो हम इसको कहेंगे कि b का मान जो आएगा वह आपका आ जाएगा -7। क्लियर है? और इस प्रकार से हम रैखिक समीकरण के गुणांकों की क्या कर पाते हैं? तुलना कर पाते हैं। तो बहुत इजी है, आप आसानी से कर सकते हैं। एक और उदाहरण अगर लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। कैसे? हम कहें कि यदि 5y प्लस 3 इक्वल टू 0 दिया है तो अब की बार तुलना करोगे तो x का स्थान पे क्या आ जाएगा? y आ जाएगा। तो लिखिएगा कि तुलना ay प्लस b इक्वल टू 0 से करने पर। हमेशा बेटा याद रखिएगा कि स्टैंडर्ड फॉर्म ax होता है, लेकिन अगर वेरिएबल प्रश्न में हमारा परिवर्तित हो रहा है तो हम उसी हिसाब से यहाँ पे x का मान भी क्या कर सकते हैं? बदल सकते हैं। और यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको? तो देयरफॉर y का स्थान पे है तो a के स्थान पे क्या है? 5 है। अब b का स्थान पे क्या है भाई? तो 3 है। प्लस का स्थान पे प्लस है तो इसलिए +3 हो गया। तो यह जो निकल के आया यह इनके गुणांकों की क्या हो गई? तुलना। और यहाँ पे भी जो निकल गया इनके गुणांकों की क्या हो गई? तुलना। तो आसान है, बहुत आसान है। तो अभी तक हमने जो पढ़ा वो कक्षा 9 के बिहार पे था। अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो कक्षा 10 के बिहार पे पढ़ने वाले हैं। तो पहले आप इसे ध्यान से देख लीजिए। ध्यान से देखने के बाद इसे आप नोट करिए। और फिर अब बढ़ते हैं हम लिया गया तो समीकरण सब में हम देख रहे हैं कि केवल एक चर है। अब हम चरों की संख्या क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। अब बढ़ाने के बाद से देखते हैं कि अब आगे हमारा किस प्रकार से रैखिक समीकरण जनरेट होता है। तो चलो नोट करो, उसके बाद हम देखते हैं दो चरों वाला रैखिक समीकरण। तो चलिए रैखिक समीकरण या एक चरों वाला रैखिक समीकरण समझने के बाद अब हम बात करते हैं दो चरों वाला रैखिक समीकरण। क्या होता है भाई? बिल्कुल वही है, बस अब एक चर के बजाय कितने चर हो जाएंगे? दो चर। तो कैसे लिखोगे? आप लिखोगे ऐसा रैखिक समीकरण
ऐसा रैखिक समीकरण जिसमें जिसमें चरों की अधिकतम संख्या दो हो, दो चर वाले रैखिक समीकरण कहलाते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण कहलाते हैं। क्या कहा गया? ऐसा रैखिक समीकरण। देखो पहले यहाँ पे मैंने कह दिया रैखिक समीकरण, इसका मतलब है कि जो चर लिए जाएंगे उस चरों का अधिकतम घात कितना होगा? एक होगा। ठीक है, तो अब उस चीज को बार बार ना लिखने के बजाय उसका जगह हमने क्या कर दिया? रैखिक समीकरण लिखा है। तो कहा कि ऐसा रैखिक समीकरण, ऐसा रैखिक समीकरण जिसमें चरों की अधिकतम संख्या कितनी हो? दो हो, दो चर वाला रैखिक समीकरण कहलाते हैं। उदाहरण क्या लेंगे सर? उदाहरण आपकी जो इच्छा करे आप ले सकते हैं। जैसे हमने कहा 2x प्लस 3y इक्वल टू 7, या हमने लिखा 7u माइनस 5v इक्वल टू 3, या हमने लिखा 2t इक्वल टू 7u माइनस 3, या हमने लिखा 4y इक्वल टू 3 माइनस एक्स, या हमने लिखा 1/3 x प्लस 4/11 y इक्वल टू 7/30 इत्यादि। ठीक है सर। तो अब इसमें देखिए क्या है, गौर से आप देखेंगे तो पहली बात का सब रैखिक समीकरण है। ध्यान से देखो, सारे में जो भी चर हैं उस चर पे कितना घात है? एक है, इसलिए पहली बात का सब के सब रैखिक समीकरण। दूसरी बात, चरों की संख्या कितनी है? एक दो, एक दो, एक दो, एक दो, एक दो। इसका मतलब है कि जितने भी हमारे यहाँ लिए गए हैं समीकरण, सारे समीकरण में चरों की अधिकतम संख्या कितनी है? दो। एक तो चरों की अधिकतम संख्या दो, घात की संख्या एक, इसलिए यह जितने भी एग्जाम्पल लिए गए सब के सब क्या कहलाएंगे? दो चर वाला रैखिक समीकरण कहलाएंगे। अगर ये दो चर वाला रैखिक समीकरण है तो फिर इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? व्यापक रूप क्या होता है? तब हम बात करते हैं व्यापक रूप। व्यापक रूप दो चरों वाला रैखिक समीकरण का, दो चरों वाला रैखिक समीकरण का व्यापक रूप ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 होता है। ध्यान समझ लीजिएगा। क्या होगा सर? ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, जहां जहां a नॉट इक्वल टू 0 और b भी नॉट इक्वल टू 0। इन दोनों से मिलकर आता है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0। मतलब ना तो a 0 होना चाहिए ना ही b 0 होना चाहिए, या इन दोनों का योग भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। साथ में c जो हमारा है वो कैसा पद है? अचर पद। a क्या है? तो a x का गुणांक, x का गुणांक है। b क्या है? तो y का गुणांक, y का गुणांक। क्लियर है? तो देखिए हमने क्या पढ़ा है, पहली बात पढ़ी यहाँ पे दो चरों वाला रैखिक समीकरण, ऐसा रैखिक समीकरण जिसमें चरों की अधिकतम संख्या दो हो, दो चरों वाला रैखिक समीकरण कहलाते हैं। उसके बाद से इसका व्यापक रूप देखा, दो चरों वाला रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है? ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, जहाँ पे a और b का मान 0 नहीं होना चाहिए और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का भी मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। मतलब इन दोनों में से कोई भी क्राइटेरिया नहीं होनी चाहिए। c हमारा अचर पद, a x का गुणांक और b किसका गुणांक है? y का गुणांक। सोचिए ना, अगर a 0 हो जाए तो क्या होगा? a 0 होगा तो x वाला पूरा भाग 0 हो जाएगा, तो केवल क्या बचेगा? बी वाई प्लस सी। इसका मतलब है कि यह रैखिक समीकरण केवल एक चर में रह गया और हम कितने चर में पढ़ रहे हैं? दो चर में। इसका मतलब a 0 नहीं होना चाहिए।
उसी प्रकार से बी भी जीरो नहीं होना चाहिए। बी जीरो होगा तो वाई वाला पद गायब हो जाएगा, तो केवल क्या बचेगा, एक्स का पद बचेगा। तो इसका मतलब फिर यह एक चर वाला रैखिक समीकरण हो जाएगा। तो कहानी समझ में आ रही है। तो आपको ए और बी का मान किसी भी कीमत पे जीरो नहीं होना चाहिए। ए और बी क्या है, तो ए और बी एक्स का गुणांक और वाई का क्या है, गुणांक। तो ए तो हो गया आपका दो चर वाला रैखिक समीकरण और उसका व्यापक रूप। अब बात करते हैं गुणांकों की तुलना। गुणांकों की तुलना, अब गुणांकों की तुलना कैसे करें। दो चर वाला रैखिक समीकरण के गुणांकों की तुलना कैसे करें। तो इसकी तुलना करने के लिए हम क्या करते हैं, कोई एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमने एक एग्जांपल लिया है कि 2x प्लस 3y इक्वल टू 7। इसके गुणांकों की तुलना करनी है, तो लिखेंगे कि तुलना, किससे तुलना करोगे, तो इसके स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 से करने पर। अब एक बात याद रखना बेटा, जब कभी भी ऐसा है कि 2x प्लस 3y अब बाहर क्या आ जाए 7, या यहाँ पे 0 के बजाय कुछ और आए, तो इसको पहले इधर ट्रांसफर करो। तो यह लिखा कैसे जाएगा, यह लिखा जाएगा 2x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0। अब इसका यह रूप आ गया। इस रूप की तुलना किससे कर रहे हैं, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 से कर रहे हैं। करने पे क्या मिलेगा, तो देयरफॉर ध्यान से देखो, x का स्थान पे x है तो a का स्थान पे क्या है 2, तो a इक्वल टू आ गया 2। वैसे y का स्थान पे y है तो b की जगह पे क्या है 3, तो b इक्वल टू क्या आ गया आपका 3। उसी प्रकार से c की जगह पे क्या आ गया भाई, तो c का आ गया यहाँ प्लस है, यहाँ क्या है माइनस, तो माइनस में आएगा और c का मान किसके बराबर आ गया -7। आई बात समझ में। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, गुणांकों की तुलना करते हैं। अगर कोई और एग्जांपल लेना चाहते हो, जैसे हमने ले लिया 7x माइनस 5y इक्वल टू 3। इसका करना है, तो इसके भी देखना है उधर 0 नहीं है, तो पहले इसको 0 में परिवर्तित करो, तो यह हो जाएगा 7x माइनस 5y माइनस 3 इक्वल टू 0। अब इसके गुणांकों की तुलना करना है, देखिए कि तुलना किससे करोगे, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 से करने पर। और जब इसकी हम तुलना करने जाएंगे तो क्या क्या निकलेगा हमारा, तो यहाँ निकल जाएगा x का स्थान पे x है, तो देयरफॉर a का स्थान पे कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। ठीक है सर, y का स्थान पे y है तो b का स्थान पे क्या है -5, तो b इक्वल टू आ जाएगा -5 प्लस यहाँ माइनस तो माइनस में आएगा, c का मान कितना आ जाएगा -3। समझ में आ गई बात। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, दो चर वाला रैखिक समीकरण का गुणांकों की तुलना कर सकते हैं और साथ में उसके व्यापक रूप को समझ सकते हैं। तो चलो नोट करो, और उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा। मजा आ रहा है भाई, अगर मजा आ रहा है तो फटाफट लाइक कर दो यार। साथ में इस वीडियो के लिंक को अपने सारे दोस्तों को क्या करिए, शेयर कर दीजिए। साथ में आपको डिस्क्रिप्शन में फेसबुक पेज का लिंक मिल जाएगा, आप जाकर वहाँ इसे फॉलो कर लीजिए। और टेलीग्राम चैनल पे आप जाइए और टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़े। टेलीग्राम चैनल पे ही सारी इन्फॉर्मेशन आपको क्या की जाती है, दी जाती है। ठीक है जी, तो समय नष्ट किए बिना फटाफट इसे नोट करें। अब फिर हम बढ़ते हैं कि दो चर वाला रैखिक समीकरण का हल कैसे ज्ञात करें। ठीक है बच्चा, नोट करिए। अब व्यापक रूप और उसका गुणांकों की तुलना समझने के बाद अब हम बात करते हैं इनके हल के बारे में। तो कैसे हल ज्ञात करेंगे सर, ये आपको समझना जरूरी है। तो हम हल के बारे में बात करते हैं कि हल कैसे निकालेंगे। मान लो कि एक एग्जांपल हमने लिया, माना x प्लस वाई इक्वल टू, चाहे 2x प्लस वाई इक्वल टू 7, यह एक उदाहरण लिया। अब कह रहे कि इसका हल क्या होगा, तो कहोगे आप x और y का वह मान जो दिए गए समीकरण में रखने से अगर समीकरण का मान क्या हो जाता है, संतुष्ट हो जाता है, तो यही x और y का मान इस दिए गए समीकरण का क्या कहलाएगा, हल कहलाएगा। इसका मतलब है कि आप एक बार x का मान यहाँ सोचिए, एक बार y का मान सोचिए और रख दीजिए, जिसकी वजह से यहाँ पे 7 आ जाए दोनों तरफ, तो आप कहिएगा कि x और y का मान क्या होगा, इसका हल होगा। लेकिन इतना कौन करे यार, इससे आसान तरीका समझते हैं।
कुछ नहीं करेंगे, आप क्या करिए, किसी एक वेरिएबल को एक साइड रखिए और सबको दूसरे साइड भेज दीजिए। हम इसका हल ज्ञात कर रहे हैं, हम y को उधर भेजते हैं, तो यहाँ हो गया 2x और यहाँ हो गया 7 माइनस वाई, प्लस में था ना, उधर गया तो क्या हो गया 7 माइनस वाई। अब कुछ मत करो बाबू, अब आप क्या करिए, 2 से यहाँ भाग दे दीजिए, तो x का मान कितना आया, तो x इक्वल टू आ गया 7 माइनस वाई बाई 2, इतना आ गया, 7 माइनस वाई बाई 2। अब आप जो यहाँ प्राप्त हुआ है इसका हल कैसे ज्ञात करें, बहुत आसान है, y का मान रखते जाओ, x का मान अपने आप क्या होता जाएगा, निकलता जाएगा। क्लियर है, तो चलिए इसको निकाल के देखते हैं कितना मान आता है। देखो, तो हम y का मान रखें, और y का मान आप कुछ भी रख सकते हैं, वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत आपको जो इच्छा करे वो रख सकते हैं। तो हम कुछ ऐसा सोच के रखें जैसे 2 से आसानी से क्या हो जाए, कट जाए। तो क्या रखोगे भाई, तो अगर y बराबर पहली बार यदि देखो 0 रखोगे तो 7 में से 0 जाएगा, 7/7/2। तो हमने कहा कि y बराबर हमने क्या ले लिया, 0। y बराबर 0 है तो देयरफॉर x कितना आएगा, तो x आएगा 7 माइनस 0/2, और 7 माइनस 0 का मतलब हो गया 7/2, इतना ही होगा सर। 2 से 7 में भाग दोगे तो x का मान निकल के कितना आ जाएगा, 3.5। लीजिए, जब y का मान हमने 0 रखा तो x का मान कितना आ गया, 3.5। इसका मतलब पहला हल हो गया आपका x बराबर 0 और y बराबर कितना हो गया, 3.5। ये आपका पहला हल हो गया, ठीक है। उसी प्रकार से क्या कोई और मान हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है सर। कैसा, देखो अब की बार हम x का मान क्या ले रहे हैं, x करो सॉरी y का मान क्या ले रहे हैं, तो y बराबर हमने मान लिया 1 ले लिया, कितना ले लिया 1। तो देयरफॉर x बराबर क्या होगा, यदि y इक्वल टू 1 हो जाए तो देयरफॉर x का मान होगा 7 माइनस 1/2। 7 में से 1 जाए कितना होगा, 6/2। तो x का मान कितना आ गया, 3/2, सॉरी 6/2, माफी चाहेंगे 6/2। और काटोगे 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, तो x का मान निकल के कितना आ गया भाई, 3 आ गया, ठीक है। तो पहला हल तो आ गया x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 3.5। दूसरा हल क्या निकल के आया, दूसरा आया x इक्वल टू 3 और y का मान कितना आ गया आपका, y इक्वल टू आ गया 1। और यहाँ थोड़ा मैंने गलती किया है लिखने में, यहाँ x का मान 3.5 है और y का मान कितना आया है, 0 आया। हाँ ये सही, इसे करेक्ट कर लीजिएगा, ये सही है। क्या और भी रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं, रखिए। यदि y इक्वल टू हम क्या ले लेते, अब जैसे 1 लिया वैसे -1 ले लें, -1 लिया जाए तो आप वास्तविक संख्या में कोई भी ले सकते हो, तो -1 ले लेते हो तो x का मान क्या आएगा, देयरफॉर x इक्वल टू आ जाएगा 7 माइनस -1/2, इतना होगा। माइनस का माइनस में गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये हो गया 7 + 1/2। तो यहाँ से क्या आ गया, तो यहाँ से आ गया 8/2। तो यहाँ से देखोगे ध्यान से, तो x का मान हमारा क्या निकल के आएगा, x का मान निकल के आ जाएगा 4। 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8। तो y का मान आपने जब -1 रखा तो हमारा x का मान कितना आ गया, 4 निकल के आ गया। अर्थात तीसरा इसका हल निकल के आया, वह हो गया हमारा x इक्वल टू 4 और y इक्वल टू हमारा -1। ऐसे और कितने रख सकते हैं, तो ऐसे हम असंख्य रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं, असंख्य। तो क्या आपको पता चला, इससे आपको पता चलेगा, अर्थात अगर कोई आपसे पूछे कि दो चरों वाला रैखिक समीकरण का हल कितने होंगे, तो आप लिखेंगे अर्थात दो चर वाले रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। अपरिमित रूप से क्या होते हैं, अनेक हल होते हैं, मतलब इसके अनंत हल होंगे, इसका कोई लिमिट नहीं होगा कितना हल होगा। बस आप वहां पे y का मान रखते जाइए, x का मान अपने आप आपका क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो जितना y का मान रखोगे उतना ही आपका क्या होगा, x का मान निकल के आएगा। इसलिए इसका अपरिमित रूप से क्या होते हैं, अनेक हल होते हैं। क्लियर है। अब अगर इन सारों हलों को एक साथ लिखना तो कैसे लिखे, तो आप एक काम करो, एक टेबल बनाओ।
हम अब हल लिख रहे हैं सबका एक साथ, टेबल बनाते हैं और टेबल का दो भाग बनाते हैं। ऊपर वाला भाग में ले लेते हैं x और नीचे वाला भाग में क्या लेते हैं y। अब देखो पहली बार x कितना था, सॉरी y का मान कितना रखा था 0, तो x का मान कितना आया था 3.5। ठीक है सर। जब हमने y का मान 1 लिया था तो x का मान कितना आया था 3। जब हमने y का मान -1 लिया था तो x का मान कितना निकल के आया था 4 निकल के आया था। और इसी प्रकार से आगे आप y का मान रखते जाओगे और x का मान क्या होता जाएगा, निकलता जाएगा। क्लियर बच्चा। अब इसी टेबल से हम क्या कर सकते हैं, इसका ग्राफ खींच सकते हैं। किसका, दो चरों वाला रैखिक समीकरण। तो अगला टॉपिक जो हमारा है वो है दो चरों वाला रैखिक समीकरण का ग्राफीय निरूपण, किस प्रकार से ग्राफ किया जाता है। तो चलें थोड़ा समय लीजिए, नोट करिए और फिर हम बढ़ते हैं इसके ग्राफीय निरूपण की ओर। तो इतना समझने के बाद अब हम बात करते हैं दो चरों वाला रैखिक समीकरण का ग्राफीय निरूपण कैसे किया जा सकता है, इसका ग्राफ कैसे बनाया जा सकता है। ठीक है ना सर। और ग्राफ के माध्यम से हम क्या करेंगे, इसका हल विज्ञान करने की कोशिश करेंगे। बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, समझिएगा इस बात को। जैसे हम क्या करते हैं, यहाँ पे मानते हैं, माना कोई भी एक दो चरों वाला समीकरण लो, माना x + y = 7। ठीक है। अब इसका ग्राफीय निरूपण करना बेटा। अब इसका ग्राफीय निरूपण करने के लिए सर्वप्रथम क्या चाहिए, ग्राफ में आपको कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ती है, निर्देशांक की जरूरत पड़ती है। और निर्देशांक वहां पे किस रूप में होते हैं, तो भुज और कोट के रूप में होते हैं, मतलब x निर्देशांक और y निर्देशांक के रूप में होते हैं। क्लियर है जी। तो x निर्देशांक और y निर्देशांक कहाँ से आएंगे, तो x निर्देशांक होता है x का मान और y निर्देशांक होता है y का मान। इसका मतलब है कि इस समीकरण में हमें अलग अलग x और y के मान क्या करने पड़ेंगे, निकालने पड़ेंगे। और किसी भी प्रकार के ग्राफ में किसी समीकरण का ग्राफ खींचने के लिए सदैव कम से कम दो बिंदुओं का होना क्या है, जरूरी है। और दो बिंदु क्या होंगे, निर्देशांकों के रूप में होंगे, जिसमें दोनों में एक्स वाई और एक्स वाई क्या किए जाएंगे, पाए जाएंगे। इस चीज के लिए हम एक काम करते हैं, सर्वप्रथम इस समीकरण का दो तीन हल ज्ञात करते हैं। तो कैसे हल ज्ञात करेंगे भाई, तो सर्वप्रथम हल ज्ञात करने के लिए क्या बताया मैंने कि एक चर को एक साइड रखिए और दूसरे चर को कहाँ भेज दीजिए, दूसरे साइड में। तो यहाँ निकल के आया x = 7 - y। x = क्या आ गया, 7 - y। अब कुछ नहीं करना सर, अब y का मान रखते जाइए, x का मान अपने आप निकल जाएगा। तो आप लिखेंगे यहाँ पे यदि यदि y = हमने ले लिया 0, y = कितना ले लिया 0, तो देयरफॉर x = हो गया 7 - 0, मतलब x का मान कितना आ गया 7 के बराबर। लीजिए यह पहला हमारा आ गया। दूसरा, यदि अब की बार हम y का मान 1 ले लें, तो देयरफॉर x क्या आएगा, तो x आएगा 7 - 1 मीन्स कि x का मान आ गया 6 के बराबर। दूसरा हो गया। उसी प्रकार से यदि y बराबर हम 2 ले लें, तो देयरफॉर x कितना होगा, तो ये होगा 7 - 2, मतलब x का मान किसके बराबर आएगा, 5 के बराबर आएगा। क्लियर है, समझ में आ रही बात। तो हमने यहाँ पे इसके कितने हल निकाल लिए, 3 हल निकाल लिए। अब ग्राफ खींचने के लिए 2 ही हल काफी है, हमने कितना निकाल लिया, 3। तो अब ये तीनों का क्या करते हैं, हम एक टेबल में व्यवस्थित करते हैं। टेबल कैसे बनाएंगे भाई, इसको देखो ध्यान से। इन तीनों हलों को व्यवस्थित करने के लिए एक टेबल बना रहे हैं। ऊपर ले रहे हैं x और नीचे क्या लेते हैं y। ऐसे एक टेबल बनाते हैं। अब देखिए पहला, जब y x का मान सॉरी y का मान आपने 0 रखा था तो x का मान कितना आया था 7, यह पहला हल है। दूसरा, जब y का मान आपने 1 रखा था तो x का मान आया था 6, यह आपका दूसरा हल है। जब y का मान आपने 2 लिया था तो x का मान आपका निकल के आ गया था कितना 5। ठीक। अब अगर इसे इन हलों को हम निर्देशांकों के रूप में लिखें तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले x लिखा जाता है कॉमा, फिर क्या लिखा जाता है y। ऐसा ही आपने पढ़ा होगा। तो आपने लिख दिया x, y। इसका निर्देशांक क्या होगा, तो यह होगा
7,0। इसका क्या होगा 6,1। इसका क्या होगा 5,2। क्लियर बच्चा पार्टी, समझ में आ रही बातें। तो अब हम क्या करें, ग्राफ पर इन्हीं तीनों बिंदुओं को क्या करें, प्लॉट करें। और जो प्लॉट करके मिलाएंगे उससे जो रेखा प्राप्त होगी वही रेखा दो चर वाला रैखिक समीकरण का क्या कहलाएगा, ग्राफीय निरूपण कहलाएगा। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पे। और सर्वप्रथम हम एक ग्राफ खींचने का प्रयास करते हैं यहाँ पे। तो देखो ग्राफ में आपको क्या चाहिए, तो ग्राफ में आपको दो अक्ष चाहिए, दोनों ऊर्ध्वाधर होते हैं, एक दूसरे के लंबवत होते हैं। तो हमने इस प्रकार से दो लंबवत रेखाएं ले ली। यह रेखा हमारी एक्स अक्ष को, एक्स एक्स डैश अक्ष को प्रदर्शित करता है, और यह हमारी जो रेखा है यह आपका वाई वाई डैश को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। बीच में हमारा क्या आ गया, तो बीच में आ गया मूल बिंदु O, जिसका कोऑर्डिनेट 0,0। अब हम क्या करते हैं, बराबर बराबर भागों में से बांट लेते हैं। यहाँ x का अधिकतम मान कितना है 7, तो प्लस की तरफ 7 भाग में बांट लो। हमने लिया 1 2 3 4 5, थोड़ा इसे और बड़ा कर लीजिएगा, आप ग्राफ कॉपी का प्रयोग करिएगा। 1 2 3 4 5 6 और लास्ट में कितना आ गया 7। ठीक है जी, ऊपर अधिकतम कितना है, तो 2 ही तक गया है, तो आप तब भी आप बढ़ा ले 1 2 3 4 5। इधर -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3 -4 -5। ऐसे हम अब क्या करेंगे, लिख लेंगे। अब क्या करेंगे भाई, अब इनका नंबरिंग करेंगे। यह हो गया 1 2 3 4 5 6 7। यह क्या हो गया 1 2 3 4 5। यह क्या होगा आपका -1 -2 -3 -4। यह क्या हो गया -1 -2 -3 -4 -5। ऐसा आपको ग्राफ कॉपी पे बेकायदे मिलेगा। वहां पे समान समान बराबर भागों में खाने क्या हुए हैं, बटे हुए हैं। तो एक एक खाने को आप क्या करिएगा, नंबर ले लीजिएगा। अब क्या करना भाई, अब इन निर्देशांकों के इस पे प्लॉटिंग करनी। सबसे पहला निशान 7,0, इसका क्या हुआ, एक्स एक्सिस पे आपको 7 कदम चलना है, जबकि वाई एक्सिस पे आपको चलना ही नहीं है। तो इस कंडीशन में 7 कदम चलो, 1 2 3 4 5 और 6 और लास्ट में 7। यह वाला बिंदु, यह बिंदु जो हमारा होगा यह प्रदर्शित करेगा किसको, 7,0 को प्रदर्शित करेगा। दूसरा क्या भाई 6,1, एक्स एक्सिस पे 6, तो यह हो गया 6, और वाई एक्सिस पे कितना 1। तो इसके लिए हम एक्स एक्सिस से समानांतर वाई पर एक रेखा से खींचेंगे, और उसी प्रकार से वाई अक्ष के समानांतर एक रेखा हम यहां से खींचेंगे। यह जो बिंदु होगा यह प्रदर्शित करेगा 6,1। तीसरा है 5,2, तो एक्स एक्सिस पे 5 यह है, इससे ऊर्ध्वाधर ऊपर चलिए, और 2 ये है, तो 2 यहाँ से ऊर्ध्वाधर कर रहा हूँ, सॉरी, एक्स के समानांतर यहाँ चलिए इस तरीके से। यह जहाँ काटेगा वो क्या हो गया 5,2। ठीक है सर। उसके बाद हमारे 3 यहाँ पे कोऑर्डिनेट है, तीनों को हमने मिला दिए। उसके बाद आप तीनों को आपस में क्या करें, मिला दें ऐसे। ठीक है, ऐसे आपको मिला दीजिए। यह जो ग्राफ आया, ध्यान से देखो, यह जो आपको ग्राफ आया एक्चुअल में यही ग्राफ किसका ग्राफ है, तो यह हमारा x प्लस वाई इक्वल टू 7 का क्या ग्राफ। यह ग्राफ हमारा किसका है, x प्लस वाई इक्वल टू 7। क्लियर है। तो यहाँ देखिए, यह जो ग्राफ आपको प्राप्त हुआ है, अगर ध्यान से देखोगे तो कैसी रेखा प्राप्त हुई है, सीधी रेखा। अर्थात आप कह सकते हो कि अर्थात दो चरों वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ सदैव ही
एक सीधी रेखा होता है, सदैव एक सीधी रेखा होता है। उतना ही तक नहीं, इस ग्राफ पे जो भी बिंदु लोगे, जहां भी कोई बिंदु लेंगे, सब बिंदु इस दिए गए समीकरण का क्या कहलाएंगे, हल कहलाएंगे। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से हम दो चर वाले रैखिक समीकरण का क्या कर पाते हैं, ग्राफिक निरूपण कर पाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मजा आया होगा, इसमें समझ में आ गया होगा। चलिए थोड़ा समय लेके इसे नोट करिए और फिर आप बढ़ते हैं क्लास 10th का जो आपका मेन चैप्टर का नाम है दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म। अब तक तो हम क्या बात कर रहे थे, दो चर वाला रैखिक समीकरण क्या केवल बात कर रहे थे, इसमें युग्म नहीं था, युग्म मतलब होता है जोड़ा, पेयर। अब तक केवल एक आ रहा था, अब कितने ऐसे कितने समीकरण आएंगे, दो दो समीकरण आएंगे। चलो इतना नोट करो, फिर हम उसके आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारा टॉपिक है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। अब बात आती है कि युग्म की क्या जरूरत है। युग्म मतलब होता है जोड़ा। मतलब हमको जैसे मान लो कि अभी तो हमने केवल एक चर वाला रैखिक समीकरण देखा था, उसके बाद से दो चर वाला रैखिक समीकरण देखा, यहाँ तक तो समझ में आया। लेकिन अब दो चर वाला रैखिक समीकरण का जोड़ा की क्या जरूरत पड़ रही, नहीं ऐसी क्या हो सकता है कि जोड़ाओं की जरूरत पड़ रही है। देखिए, जब किसी, ध्यान से सुनना, जब किसी विशेष स्थिति में अलग अलग शर्तों पर अगर समीकरण प्राप्त किए जाते हैं तो इस प्राप्त समीकरण को ही क्या कहा जाता है, दो चरों वाला रैखिक समीकरण युग्म कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, हमें यहाँ पे उदाहरण कैसे समझ में आएगा। तो जैसे मान लीजिए हमने कहा कि एक समीकरण है हमारा x प्लस वाई इक्वल टू 7 और एक दूसरा समीकरण है 2x प्लस 3y इक्वल टू 11। क्लियर बेटा। अब मैंने कहा कि ये दोनों समीकरण एक विशेष स्थिति पर, एक विशेष स्थिति पर अलग अलग शर्तों, दो अलग अलग शर्तों पर क्या हुए हैं, प्राप्त हुए। इसलिए यह दोनों समीकरण जो हमारे हैं यह क्या कहलाएंगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म कहलाएंगे। क्लियर है। जब किसी भी एक विशेष स्थिति पर दो अलग अलग शर्तों से समीकरण प्राप्त किया जाए तो यह समीकरण जो होगा वो दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म कहलाएगा। जैसे मान लीजिए कि आप एक कॉपी किताब की दुकान पे गए, स्टेशनरी के शॉप पे गए आप, और वहां पे आप दो दोस्त थे, और दो दोस्त थे या अकेले ही आप थे। आपने पहली बार कहा, स्टेशनरी के जो ऑनर है उससे कहा आपने कि हमें दो कॉपी और एक पेन दो, और दो कॉपी और एक पेन के लिए जो आपसे उसने पैसा लिया वो 30 रुपया। ठीक है, एक कंडीशन ये हो गई। फिर आपने कहा, फिर उसी समय आपने फिर कहा वही सेम कॉपी या सेम पेन, और फिर आपने कहा कि 3 कॉपी और 5 पेन दो, और उसके लिए आपने 70 रुपया पेड किया। तो दो कंडीशन आई। देखिए, आपकी स्थिति तो एक ही है, एक ही जगह पे आप हो, कॉपी पेन ही खरीद रहे हो, लेकिन स्थिति कितनी हो गई, दो दो। तो उन दोनों स्थितियों के लिए जो हम समीकरण प्राप्त करते हैं उसे समीकरण को क्या कहा जाता है, दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म कहा जाता है। क्लियर है। अगर यह दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म है तो इसका व्यापक रूप क्या होता है भाई, तो थोड़ा समझते हैं इसका व्यापक रूप के बारे में। व्यापक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म। तो हम देखते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप। अब पहले वाले का व्यापक रूप क्या होता है, अगर आपको याद हो तो दो चर वाला रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या था, तो आपने लिखा था ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। अब फिर एक और आ गया तो इसका भी क्या आएगा, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। अब तो बच्चे कहेंगे सर दोनों एक ही है यार, एक ही क्यों लिख दिया आपने। बात तो सही है कि दोनों एक ही है, लेकिन चूंकि हमारे दो समीकरण अलग अलग दिखाई दे रहे हैं तो व्यापक रूप भी क्या होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए था ना।
लेकिन अलग अलग तो दिख नहीं रहा, तो अलग कैसे होगा? तो अलग इनके गुणांकों के आधार पर होता है। तो पहले को लिखते हैं a1x b1y प्लस c1, दूसरे को लिखते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2। क्लियर है? तो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 दो चरों वाला रैखिक समीकरण युग्म का क्या कहलाता है? व्यापक रूप कहलाता है। और जब तुलना करने की बारी आएगी तो पहले समीकरण की तुलना पहले वाले से और दूसरे समीकरण की तुलना दूसरे वाले से करेंगे। क्लियर है? समझ में आ रही बात? तो इस प्रकार से हम तुलना करते हैं, जहां a1 और a2 x का गुणांक, b1 और b2 y का गुणांक और c1 एंड c2 कैसा पद होगा? अचर पद। साथ ही साथ a1 नॉट इक्वल टू 0, a2 नॉट इक्वल टू 0, b1 नॉट इक्वल टू 0 और b2 नॉट इक्वल टू 0। ये 0 का बराबर नहीं होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आ गई होगी, आसान है। तो ये हुआ आपका दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म और उसका व्यापक रूप। अब अगला जो बारी आती है वो आती है दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म का हल कैसे ज्ञात करें। ठीक है ना? लेकिन हम हल के बारे में बात करेंगे। तो हम क्या करेंगे? हल ज्ञात करने की कोशिश करेंगे और हल ज्ञात करने के लिए एक विशेष प्रकार का यहाँ पर ध्यान रखेंगे। कैसा ध्यान? वह ध्यान वही है जो अभी आप दो चर वाला रैखिक समीकरण के लिए किया था। क्या निरूपित किया था? ग्राफ निरूपित किया था। क्या निरूपित किया था? ग्राफ। तो हम ग्राफ के माध्यम से क्या करेंगे? समझने का प्रयास करेंगे। चलो इसको नोट करो और फिर इसके हल की तरफ बढ़े। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का अब हम हल ज्ञात करना चाह रहे हैं। इसका हल कक्षा 10th में मुख्य रूप से दो प्रकार से ज्ञात किया जाता है। तो किसका हल ज्ञात कर रहे हैं भाई? दो चरों वाला रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल। और इसका हल हम कह रहे हैं कि दो विधियों से हम ज्ञात करेंगे। कौन कौन सी विधियां होगी आपकी? तो सबसे पहली जो विधि होगी वह होगी ग्राफी विधि और दूसरा जो होगा वो होगा बीजगणितीय विधि। तो कौन कौन सी विधि होगी? पहला हो जाएगा हमारा ग्राफी विधि और दूसरा हमारा हो जाएगा बीजगणितीय विधि। बीजगणितीय विधि। तो हमारे पास मुख्य रूप से दो विधियां आ गई। एक आ गई ग्राफी विधि और दूसरा हमारा आ जाएगा बीजगणितीय विधि। ग्राफी विधि में हम क्या करेंगे? ग्राफ के माध्यम से, किसके माध्यम से? ग्राफ के माध्यम से, ग्राफ के माध्यम से हल ज्ञात करने की कोशिश करेंगे। अब बीजगणितीय विधि में हमारे पास विशेष प्रकार के तीन विधियां होती हैं। कौन कौन सा? तो पहला जो होगा वो होगा प्रतिस्थापन विधि। दूसरा जो हमारा होगा वो होगा विलोपन विधि। और थर्ड नंबर का जो हमारा होगा वो होगा वज्र गुणनखंड विधि। वज्र गुणनखंड विधि। तो हमारे पास कितनी विधियां हो गई? तो हमारे पास दो चर वाला रैखिक समीकरण हल का ज्ञात करने के लिए मुख्य रूप से दो विधियां, एक ग्राफी विधि, दूसरा बीजगणितीय विधि। ग्राफी विधि में ग्राफ के माध्यम से हम हल ज्ञात करने की कोशिश करेंगे और बीजगणितीय विधि में हमें मुख्य रूप से तीन विधियां प्राप्त होगी। एक प्रतिस्थापन विधि, दूसरा विलोपन विधि और तीसरा वज्र गुणनखंड विधि। क्लियर है? तो चलो इसे नोट करो और सर्वप्रथम हम क्या करते हैं? ग्राफी विधि के माध्यम से हम ग्राफ ज्ञात करने की कोशिश करते हैं और इस दिए गए रैखिक समीकरण युग्म का हल ज्ञात करने की कोशिश करते हैं। तो नोट करिए। चलो अब हम क्या कर रहे हैं? ग्राफी विधि के माध्यम से हल ज्ञात कर रहे हैं। कौन सी विधि ले रहे हैं भाई? हम ले रहे हैं ग्राफी विधि। ठीक। और ग्राफी विधि के माध्यम से हम कैसे हल ज्ञात करेंगे? इसके लिए हम यहाँ पे तीन कंडीशन लेंगे। तीन अलग अलग प्रकार के हम दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म ले रहे हैं
और तीनों को आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इन तीनों का अलग अलग हल ज्ञात करते हैं। कैसे ज्ञात होगा, तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी, इसका हल ज्ञात करना चाहते हैं। तो इसे ले लेते हैं समीकरण नंबर 1 और इसे ले लेते हैं समीकरण नंबर 2 और लिखते हैं पहले समीकरण 1 से। समीकरण 1 से क्या आएगा, समीकरण 1, तो x हम लिखेंगे x इक्वल टू 2y, माइनस 2y को उधर भेजा तो लिख सकते हैं ना। अब क्या करेंगे भाई, अब यहाँ पे इसके लिए एक टेबल बनाएंगे। क्या बनाएंगे इसके लिए हम, टेबल। देखिएगा टेबल कैसे बनेगा, बस दो दो बिंदु ले रहे हैं, उससे ज्यादा जरूरत नहीं है। ऊपर ले लिया x और नीचे ले लिया y। अगर हम यहाँ y का मान 0 रखेंगे तो 2 गुणे 0 0, तो x का मान कितना आ जाएगा, 0। बढ़िया जी। अगर y का मान हम 1 रखेंगे तो x का मान हमारा कितना आ जाएगा, 2 के बराबर आ जाएगा। तो पहला कोऑर्डिनेट बन गया 0, 0 और दूसरा कोऑर्डिनेट बन गया 2, 1। क्लियर है। अब हम, ये हो गया समीकरण नंबर 1 से। फिर बात करते हैं समीकरण 2 से। समीकरण 2 से, और समीकरण 2 से 3x इक्वल टू 20 माइनस 4y, ठीक, सबको उधर भेज दिया, ठीक है। अब एक काम करो, आप यहां से एक टेबल बनाओ, और इस टेबल में भी आप दो ही मान लो, x और y का, ठीक। अब देखो y का कौन सा मान रखे, 0 रखोगे तो 20 20 और 3 से भागोगे तो 20/3 कटेगा ही नहीं जी। 1 रखोगे तो ये आएगा 16, क्या आएगा 16, 16 को 3 से भाग दोगे भी नहीं कटेगा। -1 रखोगे तो ये हो जाएगा +4 +4 20 24, और 3 से डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा 8, तो x मान आ गया ये। अब आगे 2 रखोगे तो कितना आएगा, 4 2 8, 20 में से 8 जाएगा कितना बचेगा भाई, 12। हाँ तो 2 रखो कितना आ जाएगा 3, ठीक, 3 नहीं 4, सॉरी, 3 से डिवाइड करो कितना आ जाएगा 4। ये कितना बने, 8 का -1 और ये बन गया 2, 1। क्लियर है जी। अगर ये बन गया तो हम इसका क्या करते हैं, ग्राफ खींचते हैं। अगर हम इसका ग्राफ खींचे तो इसका ग्राफ देखिए, मैं पूरा खींच नहीं रहा हूं, आप इसके बारे में ठीक से समझ लीजिएगा बेटा। अगर हम इसका ग्राफ खींचते हैं तो इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से आएगा, जैसे यहाँ तो 0, 0 हो जाएगा, यहाँ होगा 2, 1, तो 2, 1 एक तो ऐसे आएगा, यह हमारा x एक्सिस हो गया, यह y एक्सिस हो गया। एक तो हमारा यह जो ग्राफ आया किसके लिए आया, यह पहले समीकरण है, पहले समीकरण क्या है, x - 2y = 0। दूसरा ग्राफ आएगा 8, -1, x एक्सिस पे 8 और y एक्सिस पे -1, और 2, 1, तो x एक्सिस पे 2 कुछ ऐसे, ठीक है जी। यह दूसरा का ग्राफ आएगा। कौन सा समीकरण का नाम है, तो समीकरण का नाम है आपका 3x + 4y - 20 = 0, इसके लिए, ठीक है, इसका ग्राफ आ जाएगा। अब यहाँ पे विचार करते हैं इस वाले पे, इसका ध्यान से देखिएगा, इसका भी हल ज्ञात करते हैं। बात करते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से, और समीकरण 1 से जो आएगा हमारा वह हो जाएगा x इक्वल टू 9 - 3y/2, 9 - 3y/2। अब इसका टेबल बना लो भाई, टेबल कैसा आएगा देख लो, आप x और y का मान रख लीजिए। y का मान अगर 0 रखोगे, y का मान क्या रखोगे 0, तो 3, 9 में से 3 जाएगा 6, 2 से डिवाइड करो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो 0 और 3, ठीक है जी। -1 रखोगे तो यह हो जाएगा +3, 9 3 12, और 2 से डिवाइड करो कितना आ जाएगा 6, ये आ गया हमारा, यह समीकरण 1 से है। उसी प्रकार समीकरण 2 से, या x बराबर कितना आ जाएगा भाई, तो 18 - 6y/4 इतना आएगा। इसका टेबल बनाओ, इसका टेबल जब बनाएंगे हाँ, तो इसका टेबल कैसे आएगा देख लो, यहाँ आ गया x और यहाँ आ गया y। y का मान 0 रखोगे 18/4 कटेगा ही नहीं जी। 1 रखोगे तो 18 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा, हाँ 12, 12 का 4 से डिवाइड करो कितना आ जाएगा 3। -1 रखोगे तो -1 रखोगे तो +6,
तो 18 6 24, 24 को 4 से डिवाइड करो कितना आ जाएगा 6 हो जाएगा। ये हो गया 3, 1 और ये हो गया 6, -1 ऐसे आ जाएगा। ऊपर हो गया 3, 0 और ये हो गया 6, -1। अब इसका अगर ग्राफ हम लोग खींचे तो इसका ग्राफ कैसे आएगा बेटा? ग्राफ ही महत्वपूर्ण है, इसलिए ग्राफ को ध्यान से देखिएगा। आप ग्राफ जरूर बनाइएगा, मैं तो यहाँ पे नॉर्मल कर दे रहा हूँ, आपको नॉर्मल नहीं करना है, आपको ग्राफ बनाना है। यह हो गया आपका एक्स एक्सिस, या एक्स डैश, या वाई और या वाई डैश। पहला होगा आपका 0, 3, एक्स एक्सिस पे 3 और वाई एक्सिस पे 0। यहाँ कहीं दूसरा हो गया 6, -1, 6, -1 आपका यहाँ 6 इधर होगा, -1 इधर। मतलब पहला ग्राफ जो जाएगा वो कुछ इस प्रकार जाएगा ऐसे। यह पहला समीकरण का, पहला समीकरण क्या है हमारा? तो पहला समीकरण है आपका 2x + 3y - 9 = 0। पहले के लिए हो गया। और दूसरा कभी खींचोगे ना तो वह भी इसी के ऊपर जाएगा, ध्यान रखना, इसी को ओवरलैप करेगा दूसरा भी। तो यह दूसरा समीकरण किसके लिए होगा? तो दूसरा हो जाएगा हमारा 4x + 6y, इधर मैं लिखता हूँ सॉरी, 4x + 6y - 18 = 0। वो भी इसी के लिए होगा। ठीक है सर, क्लियर है बेटा? तो ऐसा ही आएगा हमारा। अब आगे आइए, अब यहाँ पे विचार करते हैं एक बार तो। नहीं, यहाँ थोड़ा गड़बड़ हुआ है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ y का मान 0 रखने से नहीं आएगा, यहाँ y का मान 1 रखने पे आएगा। 1 रखेंगे तो 9 में से 3 जाएगा, 6 बचेगा, 2 3 6, ठीक है। और दूसरा, हाँ ठीक है, अब सही, ऐसे आ जाएगा आपका। क्लियर है? बढ़िया, ऐसे आएगा। तीसरा का थोड़ा देखें, तीसरे में क्या बात कर सकते हैं हम लोग? तो तीसरा में कहते हैं समीकरण 1 से, और समीकरण 1 से मिल जाएगा आपका 4 - 2y। टेबल बना दीजिए x और y का। अब कुछ भी रखो, 0 रखोगे तो 4 आएगा, और 1 रखोगे तो क्या आएगा 2 आएगा। दूसरा समीकरण 2 से ये आ जाएगा x = 12 - 4y/2, इतना। अब यहाँ देखिए, मान रखिए एक्स वाई, अगर हम 0 रखेंगे तो 2 6 12 6 आ जाएगा। ठीक है जी। 1 रखेंगे y का मान तो 12 में 4 गया 8, 8/2 मतलब कितना आ जाएगा 4, ऐसे आएगा। अब इसका ग्राफ खींचोगे तो कैसा आएगा देखो, एक्स वाई, एक्स डैश, वाई डैश, मूल बिंदु। इसका ग्राफ खींचेंगे तो पहला ग्राफ क्या होगा 0, 4, सॉरी 4, 0, 4, 0, 2, 1, यहाँ 6, 0 और 4, 1 ऐसे आएगा। तो 4, 0 एक्स एक्सिस पे मान लो 4 यहाँ पे है, 0 तो है ही नहीं। 2, 1 ये हो गया 2, और यहाँ कहीं 1। तो पहला तो इसका ग्राफ ऐसे है, ऐसे। यह इसका पहला ग्राफ, किसका वाला? पहले समीकरण। पहला समीकरण क्या है? x + 2y - 4 के लिए 0। और दूसरा भी बिल्कुल इसी के समानांतर आएगा ऐसे, और ग्राफ खींचोगे ना तो ऐसे आएगा आपका। और ये हो गया दूसरे के लिए, वो क्या है 2x + 4y - 12 = 0, इसके लिए। ठीक है। तो अब यहाँ गौर से देखो, आपको यहाँ पता चलेगा कि सर हमने 3 आपके 2 चर वाला रैखिक समीकरण लिए, और तीनों का हल ग्राफी विधि से जब करने की कोशिश किया तो हमें 3 अलग अलग प्रकार के ग्राफ है। एक है कि एक दूसरे को किसी एक बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रहा है। ठीक है। तो जब ये दोनों रेखाएं जो ग्राफ के ही हैं, जब किसी एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करती हैं तो ऐसी रेखाओं को कहते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। कैसी रेखा कहते हैं भाई? प्रतिच्छेदी रेखा। ठीक। और कितने बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रही है? केवल एक बिंदु पे। तो इसलिए ऐसे समीकरण युग्म का केवल और केवल एक हल होता है, तो इसे हम लिखते हैं एक अद्वितीय हल होगा, या एक अद्वितीय हल। ठीक है जी। इसका केवल एक ही हल होगा। और जब किसी
दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म का हल ज्ञात होता है तो कहते हैं कि यह संगत है। क्या है बेटा? संगत। यह हल एक दूसरे के क्या है? संगत। क्लियर? तो तीन बातें हमेशा याद रखिएगा। अगर एक दूसरे को रेखाएं काट रहे हैं तो ऐसी रेखाओं को प्रतिच्छेदी रेखा कहेंगे। अगर एक बिंदु पे काटेंगे तो यह आपका क्या होगा? अद्वितीय हल होगा और साथ में यह क्या होगा? संगत होगा। क्लियर? अब यहाँ देखिए इसके बारे में बात करते हैं। पहला, यह तो एक दूसरे को काट नहीं रही हैं, एक दूसरे पे चढ़ी हुई है, ओवरलैप की हुई है, तो ऐसी रेखाओं को हम कहते हैं संपाती रेखा। क्या कहते हैं बेटा? संपाती रेखा। ठीक। अब संपाती रेखा तो है, जरूर है, लेकिन आप यहाँ पे गौर से देखो इसके कितने हल होंगे। तो इसको तो कई जगह ये काट रहा है, एक दूसरे को कई जगह स्पर्श कर रहा है, और यहाँ कितने जगह स्पर्श कर रहा था? एक जगह। कितने जगह स्पर्श कर रहा है? अनंत जगह कर रहा है। तो यहाँ पे लिखते हैं दूसरा, अपरिमित रूप से अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं या अनेक हल होंगे। ठीक है जी। तो पहला संपाती, दूसरा अपरिमित रूप से कितना हल होंगे? अनेक हल होंगे। तीसरी बात, क्या ये संगत होगा? बिल्कुल होगा। जिनके हल ज्ञात होंगे वो हमारे क्या हो जाएंगे? संगत हो जाएंगे। क्या होंगे बेटा? संगत होंगे। ठीक है जी। तो इनके हल क्या होंगे? संगत। अब मजे की बात यहाँ पे आई। पहला, यहाँ तो रेखाएं ना तो एक दूसरे को काट रही हैं, ना एक दूसरे पे ओवरलैप कर रही हैं, एक दूसरे के समानांतर है। ऐसी रेखाओं को हम कहते हैं समांतर रेखा। यह जो रेखाएं होंगी कैसी रेखाएं होंगी? समांतर रेखाएं होंगी। दूसरा, कितने हल होंगे? इसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं। क्यों भाई? जब कहीं एक दूसरे का प्रतिच्छेदन नहीं कर रहा है तो ऐसे दिए गए समीकरण का कोई भी हल नहीं होता है। तीसरी बात, तीसरी क्या बात है भाई? तीसरी बात, क्या ये संगत है? जब हल नहीं तो संगत नहीं, तो क्या होगा? असंगत होगा। क्या होगा बेटा? असंगत होगा। तो याद रखिएगा इन तीनों चीजों को, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपसे कई बार पूछा जाता है कि अगर कोई हल नहीं है तो उसका ग्राफ कैसा होगा? तो कोई दिए गए रैखिक समीकरण युग्म का हल नहीं है तो उसका ग्राफ एक दूसरे का क्या होगा? समानांतर रेखाएं होंगे। ठीक है, साथ में क्या होगा? असंगत होगा। अगर हल है, एक अद्वितीय हल है तो संगत होगा, प्रतिच्छेदी रेखा होगा, और एक से अधिक हल है तो वह आपका संगत होगा और कैसी रेखाएं होंगी? संपाती रेखा। क्लियर है? तो हमें यह बिंदुओं को समझने के लिए हमने इसका क्या किया? ग्राफी विधि के माध्यम से समझने का प्रयास किया। तो मेरे ख्याल से तो इसके पहले आप लोगों ने देखा कि ग्राफी विधि के माध्यम से हम कैसे दिए गए समीकरण युग्मों का यह बता सकते हैं कि कौन प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, किसके एक हल होंगे, किसके एक से ज्यादा हल होंगे, किसका कोई हल नहीं होगा, कौन संपाती रेखाएं हैं होंगे, या किसके ग्राफ संपाती होंगे या किसके ग्राफ समानांतर होंगे, कौन कौन से हल संगत होंगे और कौन कौन से हल आपके क्या होंगे? असंगत होंगे। लेकिन वो थोड़ा लंबा प्रोसीजर। क्या हम कोई छोटा ऐसा प्रोसीजर अपनाएं जिसे सरलता से हम बता सकें कि हाँ भाई इसके एक हल होंगे, इस दिए गए रैखिक समीकरण युग्म का एक हल होगा, या अनेक हल होंगे, या कोई हल नहीं होगा, या इनसे जो प्राप्त रेखाएं होंगी प्रतिच्छेदी होंगी कि समानांतर होंगी कि संपाती होंगी, क्या होंगी, कैसे बताएंगे? तो इस चीज को समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे बहुत आसान है, बड़े सिंपल तरीके से हम समझेंगे इसको। तो देखिए एक काम करते हैं, हम यहाँ गुणांकों के और बातों की तुलना करते हैं। तो गुणांकों के लिए क्या करना पड़ेगा? तो लिखिएगा कि तुलना इनके स्टैंडर्ड फॉर्म से कर दीजिए। क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म? a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से करने पर क्या मिलेगा? अगर आप करोगे तो देखो यहाँ पहले वाले का पहले से तुलना और दूसरे वाले का दूसरे से तुलना। तो पहले का पहले से करो, एक्स एक्स a1 का आगे क्या होगा? तो देयरफॉर a1 इक्वल टू हो जाएगा 1, b1 इक्वल टू हो जाएगा यहाँ -2, और c1 का मान क्या आएगा? है ही नहीं तो 0। ठीक है, इसकी तुलना करोगे तो a2 जगह क्या है? 3, b2 b2 की जगह पर क्या है? 4, और c2 की जगह पर क्या है? -20। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं? अब लिख रहे हैं गुणांकों का अनुपात।
गुणांकों का अनुपात। अब गुणांकों का अनुपात लोगे तो यह आएगा A1/A2। A1/A2 कितना आ गया 1/3 और B1/B2 कितना आ गया -2/4। 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4 कितना आ गया -1/2 और C1/C2 कितना आ गया तो 0/-20। ठीक है, ये पहले का हो गया। उसी प्रकार से दूसरे का देखते हैं। दूसरे की तुलना सेम ऐसे ही करोगे कि तुलना A1x प्लस B1y प्लस C1 = 0 तथा A2x प्लस B2y प्लस C2 = 0 से करने पर, और आप फटाफट करें A1 देयरफॉर A1 A1 2 B1 3 और C1 कितना है बेटा C1 आ जाएगा -9। उसी प्रकार से A2 4 B2 6 और C2 कितना आ जाएगा ये भी आएगा आपका -8 आएगा ना। तो आप लिखेंगे गुणांकों की तुलना, गुणांकों की तुलना, गुणांकों की तुलना नहीं सॉरी गुणांकों के अनुपात, गुणांकों के अनुपात क्या आएगा तो पहले A1/A2 2/4 2 1 जा 2 2 2 जा 4 1/2 आ गया। उसी प्रकार से B1/B2 3/6 3 1 जा 3 3 2 जा 6 क्या आ गया 1/2। C1/C2 -9/-18 ये भी कट का कितना देगा 1/2 इतना आ जाएगा। वैसे ही अगर हम इसके बारे में बात करें तो ऐसे तुलना अगर करोगे इसका भी तो आपका आ जाएगा देयरफॉर A1 = 1 B1 = 2 और C1 = -4 A2 = 2 B2 = 4 और C2 = -12 ये आएगा। तो लिखोगे आप गुणांकों का अनुपात। अब इनके गुणांकों का अगर अनुपात लें तो क्या आ जाएगा तो A1/A2 1/2 B1/B2 2/4 कट के देगा कितना 1/2 2 1 जा 2 2 2 जा 4 और C1/C2 -4/-12 माइनस माइनस कैंसिल 4 1 जा 4 4 3 जा 12 कितना आ गया 1/3 कितना आ गया। अब इनका जो गुणांकों का अनुपात है उनको आपस में कंपेयर करो तो हम लिखेंगे गुणांकों की तुलना, गुणांकों की तुलना। गौर से देखो A1/1 A2 1/3 और B1/B2 -1/2 तो यदि A1/A2 का मान B1/B2 के बराबर ना आए, ठीक है जी, तो इस केस में इन दिए गए रैखिक समीकरण युग्मों का जो ग्राफ खींचोगे वह ग्राफ जो आएगा वह कैसा आएगा तो वह आएगा प्रतिच्छेदी रेखा। ग्राफ के में उत्पन्न जो रेखाएं होंगी वो कैसी रेखाएं होंगी प्रतिच्छेदी रेखाएं। दूसरा अगर प्रतिच्छेदी रेखा है तो एक बिंदु पर प्रच्छेद करेगा तो हल कितने होंगे अद्वितीय हल, अद्वितीय हल। और अद्वितीय हल होंगे तो क्या इनके हल संगत होंगे बिल्कुल संगत होगा सर। इसका मतलब है कि अगर A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 किसी भी दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म का आता है तो उसके द्वारा प्राप्त ग्राफ की रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी, अद्वितीय हल होगा और क्या होगा साथ में संगत होगा। क्लियर है सर, समझ में आ रही बातें। उसी प्रकार से अब यहाँ तुलना करें तो तुलना करने पर किसकी तुलना गुणांकों का क्या आएगा A1/A2 A1/A2 1/2 B1/B2 भी 1/2 और C1/C2 भी 1/2 तो A1/A2 बराबर हो जाए B1/B2 और यह बराबर हो जाए C1/C2 मतलब तीनों आपस में बराबर है। तो इस केस में पहली बात पहला क्या कि जो रेखाएं होंगी वो रेखाएं समपाती होंगी, समपाती रेखा। दूसरी बात अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल। तीसरी बात क्या संगत होगा बिल्कुल होगा सर, संगत होगा। क्यों भाई अगर हल है तो संगत है, चाहे एक हल हो चाहे अनेक हल हो। तो अगर कोई ऐसा आपका रैखिक समीकरण युग्म दिया है जिसका आप गुणांकों के अनुपातों की तुलना करें और तुलना में A1/A2 B1/B2 और C1/C2 तीनों आपस में क्या आ जाए बराबर, तो इस केस में इनके द्वारा ग्राफ के द्वारा प्राप्त जो रेखा होगी संपाती होगी, हल अपरिमित होंगे और ये हल जो होंगे कैसे होंगे संगत। तीसरी जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि तुलना सॉरी की तुलना करने पर किसकी तुलना गुणांकों की तुलना करने पर
क्या आ रहा है बेटा, A1/A2 1/2 B1/B2 1/2, ये तो दोनों बराबर है। A1/2 A2 बराबर है B1/B2 के, किंतु C1/C2 1/3 ए बराबर नहीं है, तो C1/C2 नॉट इक्वल है, यह बराबर नहीं है। अगर किसी दिए गए रैखिक समीकरण युग्म का, आप ध्यान से देखो, A1/A2 बराबर है B1/B2 के, लेकिन C1/C2 के बराबर नहीं है, तो पहली बात कि रेखाएं जो होंगी वह समांतर रेखाएं होंगी, समांतर रेखाएं प्रतिच्छेद नहीं करेंगे, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं है। तीसरी बात, यह संगत के बजाय क्या होगा, असंगत। क्लियर है, समझ में आ गई बात। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, बिना ग्राफ खींचे हुए भी खूब आराम से गुणांकों की इन तुलना करते हुए खूब आराम से यह बता पाएंगे कि कौन सा आपका दिया गया जो समीकरण है जिसका हल ज्ञात किया जा सकता है और किसका हल ज्ञात किया नहीं जा सकता है। तो उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर आपको क्या होगा, समझ में आया होगा, और यह आपके सबसे महत्वपूर्ण 3 आपके फॉर्मूले हैं, इसको जरूर याद रखिएगा, क्योंकि इसी का प्रयोग हम आगे एक्सरसाइज में करने वाले हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही रखेंगे। लेक्चर बहुत मजेदार है, आगे आपका क्लास जो आएगा वो भी बहुत मजेदार है, तो खूब ध्यान से पढ़िए, समझने का प्रयास करिए। अगर कोई इश्यू हो तो जरूर कमेंट करिए, ठीक है। साथ में अपने नए नए दोस्तों को भी इस चैनल से जोड़ें कि उनकी भी पढ़ाई हो सके। तो आज के क्लास में इतना ही। सभी लोग जो आप लोग तभी से जुड़े हुए क्लास को देख रहे हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब बहुत जल्द मिलते हैं हम अगले क्लास में।